नमस्ते। 7th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर, इसका हेडिंग है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अपने आप में एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स इसमें दे रखे हैं जो आपको जानने चाहिए। और नमस्कार। 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इसका नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग देख रहे होंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9, जिसका हेडिंग है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। स्टार्टिंग में ही देखिए क्या लिख रखा है कि लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उनको परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वो तमिलनाडु तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इस बार के बीपीएससी के एसे वाले पोर्शन में भी आप देखेंगे ना कि एक एसे पूछ रखा था, भोजपुरी भाषा उसमें इस्तेमाल में लाई गई थी कि भाषा के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है और समाज जो है वो भी कहीं ना कहीं भाषा के बिना अपूर्ण या अधूरा होता है। ठीक है? तो ये कुछ सामान्य सी बातें बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट। ये देखिए, चेर राज्य की चर्चा की गई है और चेर राज्य कहाँ पर था, तो ये केरल में था। ठीक है, चेरों की चर्चा इवन अशोक के भी बहुत सारे आपको शिलालेखों वगैरह में की गई है, जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि वहाँ की लैंग्वेज क्या होती है, तो मलयालम संभवतः इस इलाके में बोली जाती थी। तमिलनाडु में कौन सी भाषा चलती है? तमिल चलती है। ठीक है, मलयालम कहाँ पर चलती है? ये आपको केरल में चलती है, कन्नड़ कर्नाटका में चलती है, और जो तेलुगु लैंग्वेज है वो आपको आंध्रा में चलती है। इन चारों लैंग्वेजेस में से भी सबसे पुरानी लैंग्वेज है, तो इन चारों में से भी पुरानी लैंग्वेज तमिल है। ऐसा माना जाता है कि ये जो तमिल लैंग्वेज है इसकी रचना खुद भगवान शंकर ने की थी, अगस्त मुनि का ज्ञान दिया गया और फिर उन्होंने क्या किया कि साउथ इंडियंस के मध्य इस ज्ञान को प्रचार प्रसार किया। यही रीजन है कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा के समय समक्ष जब राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा चुनने का प्रश्न आया तो बहुत सारे तमिलियंस का मानना था कि चूंकि शंकर जी ने स्वयं तमिल भाषा की रचना कर रखी, तो ना इस लैंग्वेज को क्या बनाया, राष्ट्रभाषा बनाए। ठीक है, और इसी डिस्प्यूट के कारण ये राष्ट्रभाषा का विवाद आज तक का दर्जा नहीं दिया। ठीक है? बहरहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेर राज्य कहाँ पे? केरल। भाषा वहां की कौन सी? मलयालम। वस्तुतः उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। कहने का मतलब क्या है कि जो चेर डायनेस्टी थी वो क्या करती थी कि अपने अभिलेखों के लिए इस भाषा को इस्तेमाल में लाती थी। इसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। एक चीज तो जरूर हम लोग मान सकते हैं कि पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, और स्थानीय भाषाओं में भी आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा का प्रभाव आपको देखता है। ठीक है, 14वीं सदी का एक ग्रंथ था लीला तिलकम। इसकी आपको किस पृष्ठभूमि पर यह था, तो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर था, और ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। आप लोगों को बार बार हम बता रखे हैं कि जो नई एनसीईआरटी है ना, इसको पढ़ के हो सकता है कि क्रोनोलॉजिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छा ना मिले, बट इसमें छोटे छोटे टर्म्स दे रखे हैं और इन टर्म्स को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मणि प्रवालम क्या होता है? तो ये लेखन की एक शैली होती है। कैसी शैली होती है? मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की संकेत करता है। ठीक है, गुप्त कालीन आप ग्रंथों में भी देखेंगे ना, तो जो ब्राह्मण्स होते थे उनको संस्कृत बुलवाया जाता था नाटकों में, और जो स्त्रियां होती थी या शूद्र होते थे उनको प्राकृत या अपभ्रंश भाषा बुलवाई जाती थी, है ना। ठीक इसी तरीके से संस्कृत का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत प्रोमिनेंट तरीके से हुआ था, और स्थानीय भाषा के जो शब्द होते थे या उनकी जो भाषा शैली होती थी उसको इंटरमिक्स किया जाता था, उसको ज्यादा लेजिटिमाइज करने के लिए संस्कृत के साथ, और इसी भाषा शैली को क्या कहा जाता था? मणि प्रवालम। ठीक है,
मनी प्लस प्रवाल, दो अच्छी चीजों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, जिसमें से एक अच्छी चीज क्या है, आपको संस्कृत लैंग्वेज है, और दूसरी अच्छी चीज क्या है, वहां की स्थानीय भाषा है। उसके अगले में देखिए, यहाँ पर जगन्नाथ संप्रदाय की चर्चा की गई है। ये कहाँ पर ये संप्रदाय है, तो ऑफ कोर्स उड़ीसा में है। के चार प्रमुख धामों में से जगन्नाथपुरी भी एक आता है, ठीक है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियों, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित थी। इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, जगन्नाथपुरी यहाँ पर है उड़ीसा में। और वहां पर किस संप्रदाय की आपको पूजा की जाती है, तो जगन्नाथ, जो कि भगवान विष्णु का ही या भगवान कृष्ण का ही एक विशिष्ट माना जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भगवान जगन्नाथ है, उनकी कास्ट प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोग द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये जो भगवान जगन्नाथ हैं, इनकी मूर्ति किस चीज की बनाई जाती है, यूजुअली लकड़ी की बनाई जाती है, इसको जानेंगे। और यूजुअली इसके निर्माण में स्थानीय जनजातीय लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जगन्नाथ जो है मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, ठीक है। इसकी भी संभावना है कि ये कोई एक स्थानीय देवता रहे होंगे। और चूंकि जो समाज का प्रोमिनेंट कल्चर था, सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति, तो लोगों ने अपने को उससे कनेक्ट करने के लिए क्या किया कि अपने स्थानीय देवी देवताओं को भी हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान दिलवाने के लिए, कि हाँ, ये जो यहाँ पे हम जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हैं ना, ये और कुछ नहीं है, ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है, ठीक है। वही लिख रखा है कि मूलतया वहां के स्थानीय देवता थे, आगे चलकर इनको भगवान विष्णु का रूप मान लिया गया। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या जानेंगे कि गंग डायनेस्टी कोई वहां पर रूल करती थी, जहां के अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। एग्जाम में पूछा हुआ है यूपीएससी ने भी, ठीक है, कि ये जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, इसको किस डायनेस्टी ने बनवाया, तो गंग डायनेस्टी ने बनवाया। कौन से स्पेसिफिक रूलर थे, तो अनंत वर्मन थे, ठीक है। उसके बाद कोई एक राजा थे अनंग भीम तृतीय, उन्होंने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित किया और स्वयं को उनका प्रतिनियुक्त किया, ठीक है। ये अनंत वर्मन जो राजा है, इनकी कहानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये राजा जो अनंग भीम है, इनके बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इनको भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। और भगवान जगन्नाथ की जब पूजा की जाती है, तो तीन मूर्तियां बनाई जाती हैं, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी कौन है, तो ये भगवान कृष्ण है, ठीक है। बलराम जी को बालभद्र लिखा हुआ है, और इन दोनों की सिस्टर सुभद्रा है। हर साल जगन्नाथपुरी में आपको रथ यात्रा निकलती ही है, पता ही होगा आप लोगों को। अगले में देखिए क्या लिख रखा है, जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल या तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हुआ, वैसे वैसे राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, बीट मुगल, मराठे या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। होता यह है कि कोई सा भी धार्मिक गतिविधि का केंद्र है ना, तो वो लोगों के जीवन के अन्य पक्षों जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि को भी करता है। तो अगर आपका मंदिर के ऊपर आधिपत्य हो गया ना, तो लोगों के आप सामाजिक जीवन को भी या राजनीतिक जीवन को कंट्रोल कर पाएंगे। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन की लिख रखा है कि उड़ीसा पर जिन्होंने सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, उनका प्रयास पैरेलली ये भी रहता था कि वो कैसे क्या करे, जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर भी आधिपत्य कर सके। राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं, इसमें कोई पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बस एक चीज हम लोगों को जाननी है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, कि क्षत्रिय एक वर्ण होता था। क्षत्रिय शब्द छत्र से निकला है। छत्र मतलब जैसा छाता, छाता क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को। तो जो भी समाज के अन्य वर्गों को बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्ट करे या अन्य किसी प्रकार के खतरे करे, यह हो गया। आगे जाकर के उत्तर वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत जाति प्रथा का उद्भव हुआ है, और जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही एक जाति निकल करके आई है, राजपूत। ये ध्यान में रखेंगे कि क्षत्रिय क्या होते हैं, वो वर्ण है, और राजपूत जाति है, ठीक है। तो राजपूत सूरवीरों की कहानियां, चूंकि ये लोग ब्रेव होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो कहानियां होती हैं, उनको चारण भाटों द्वारा गाया जाता
था या गाई जाती हैं। चारण भाट कौन सी जाति होती है? तो इनका काम ही होता है कि वीर रस की कविताओं को, जो राजपूत शूरवीर हैं, उससे संबंधित वीर रस की कहानियों को आम जनता तक प्रमोट करना है। जैसे बुंदेलखंड में गाया जाता है आल्हा। आल्हा और उदल की कहानी आप देखेंगे तो बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है, महोबा से ये संबंधित थे, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के समकालीन इनको माना जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि आल्हा किस प्रकार की कविताएं होती हैं या किस प्रकार के गीत होते हैं, तो ये वीर रस की कहानियां होती हैं या गीत होते हैं, राइट। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस वगैरह भी आल्हा गीत से संबंधित मिलेंगे। तो इनको प्रमोट करने का काम किनको दिया जाता था? चारण भाटों को दिया जाता था। अब यहाँ पर आपको कथक नृत्य की कहानी दी गई है कि नृत्य संगीत भी क्या होता है ना कि लोगों के जीवन का, लोगों के सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पर इसीलिए आपको कथक नृत्य की कहानी दी गई है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक का शाब्दिक अर्थ क्या? कथा, ठीक है। वैसे ही साउथ इंडिया में, केरल में भी कथकली प्रचलित है, और कथकली भी क्या है? उसमें भी कहानी, कथकली का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी प्लस नाटक, ठीक है। तो वैसे कथक भी कथा शब्द से निकला है। कहने का मतलब यह है कि नृत्य के द्वारा ही ना आपको क्या कहना है कि एक कहानी अपने नृत्य के द्वारा, अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा एक कहानी को प्रेजेंट कर देना है। ये कहानी क्या हो सकती है? ये किसी वीर नायक की कहानी हो सकती है, अथवा यूजुअली इसके लिए जो प्रसंग लिए जाते थे वो धार्मिक प्रसंग होते थे। भगवान कृष्ण की रासलीलाएं आपको ली जा सकती हैं, अथवा ऐसे। एक चीज और जानेंगे कि दो प्रकार के संगीत या दो प्रकार के नृत्य होते हैं। एक होता है लास्य, और लास्य के अंतर्गत जो भी श्रृंगार रस से संबंधित चीजें आती हैं उनको लास्य प्रकार के संगीतों में कंसीडर किया जाता है। और ये जो कथक होता है ना, इसमें कोई वीर रस की कहानियां यूजुअली डाली जाती हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है उनके ही प्रेम प्रसंगों की या उनकी जो कहानियां हैं उनका चित्रण किया जाता है। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का नृत्य है, तो ये लास्य है। वीर रस से इसका कोई विशिष्ट लेना देना नहीं है। और दूसरा आपको वीर रस। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक भी क्या होती थी? एक जाति होती थी, और ये लोग क्या करते थे? मंदिरों में कथा सुनाते थे। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ ही कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। इसमें यूजुअली राधा कृष्ण के, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी हैं, इनके पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिनको रासलीला कहा जाता था। रामलीला, रासलीला अभी भी देखेंगे तो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा इनका मंचन किया जाता है। रासलीला मतलब भगवान कृष्ण की कहानियां, और रामलीला मतलब अभी तो भगवान राम का भव्य मंदिर बना ही है, रामलीला मतलब भगवान राम की कहानियों का मंचन। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे, ठीक है। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि कथक क्या होती थी? कि एक जाति का नाम है जो कि उत्तर भारत के मंदिरों में धार्मिक कहानियों का मंचन किया करती थी। लेकिन मुगल काल आते आते क्या हुआ है कि मुगल बादशाहों के जो राज दरबार होते थे उसमें भी इनका मंचन किया जाने लगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है तो आप लोगों में से किन्हीं ने अगर मुगले आजम मूवी देख रखी हो तो उस मधुबाला जी का एक गाना भी है, तो आप देखेंगे तो कथक शैली का ही है, ठीक है। वो एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया और दो परंपराओं अथवा घरानों में फला फूला, ठीक है। एक नृत्य के अंतर्गत ही दो विशिष्ट शैलियां भी हो सकती हैं। हो सकता है कि दो राजघरानों ने अलग अलग तरीके की नृत्य शैलियों को या उप नृत्य शैलियों को क्या किया हुआ है? संरक्षित किया हुआ है। तो वही लिख रखा है कि कथक भी दो तरीके का
कथक में भी दो रूप इसके विकसित हो गए, एक राजस्थान या जयपुर और दूसरा लखनऊ में। ठीक है, अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। एग्जाम में पूछा हुआ है कि चार राजाओं के नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन से राजा को कथक नृत्य के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, तो वाजिद अली शाह है। ये अगर इनका इमेज वगैरह आप देखेंगे तो काफी खाते पीते घर के लगेंगे, मोटे ताजे से थे। और ये वही व्यक्ति है जिनके राज्य पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके आउटरम नामक रेजिडेंट ने क्या किया था कि अंग्रेजी शासन काल में इनके राज्य को मिला लिया था। उस समय कौन सा अंग्रेज इंडिया पर रूल कर रहा था, तो डलहौजी कर रहा था। कौन सा रेजिडेंट था, तो आउटरम था। और उसी की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया है कि अवध का विलय कर लिया है ब्रिटिश राज। इसीलिए कालखंड भी देखेंगे तो 1850 से 1875 लिख रखा है। ठीक है, और अवध को प्रशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं मिला सका डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर इसको क्या किया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और उस समय कौन से रूलर रूल करते थे, तो यही नवाब वाजिद अली शाह थे। ठीक है, इनकी बेगम ने 1857 के में ना अपने किसी बेटे बिजरिश कद्र के नाम पर क्या किया है कि आंदोलन का नेतृत्व संभाला है। और इनकी उन बेगम का नाम आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में अगर ये होगा तो नॉर्थ इंडियन राज्यों के नाम लिख रखे हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आज के पंजाब, इन सारी जगहों पर यह स्थापित हुआ होगा। युद्ध पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। आप देखेंगे कि इसमें घिरनी खाना मतलब तेजी से घूमना, तेजी से आपके पांव मूव करने चाहिए। द्युत पद संचालन इसकी एक विशेषता होती है। उत्तम वेशभूषा, लेट से अगर आपको भगवान कृष्ण के रोल को पोर्ट्रे करना है, प्ले करना है, तो उस हिसाब से आपकी वेशभूषा भी अच्छी होनी चाहिए। और कहानियों का प्रस्तुतिकरण की विशेषता बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। ठीक है, आज के समय में ये शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है ना, ये 6 न होकर के 8 हो गई है। आगे देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से वो 8 शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य होते क्या है, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर आपको बताएं तो ये अप्रूवल, ये आपको पेट्रोनाइज कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। वही रिकॉग्नाइज करता है कि ये डांस विशिष्ट हैं जो मासेस से जुड़े हुए हैं, इनके संचालन की विशिष्ट क्रियाविधियां हैं। और फिर उनको क्या करता है कि संस्कृति से संबंधित जो मंत्रालय है वो इन चीजों ही करता है। इस एनसीईआरटी में 6 लिख रखा है, लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना है कि 8 ऐसे इंडिया के डांसेस हैं जिनको क्लासिकल डांसेस के तौर पर क्या किया गया है, अप्रूव किया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, क्योंकि हर भारत में तो इतनी सारी जातियां, जनजातियां, समाज, उप समाज हैं, राइट। तो हर कोई चाहता है कि हमारा जो विशिष्ट संस्कृति है उसको क्या मिले, उसको अप्रूवल मिले, उसको लोग जाने समझे। तो किस डांस को हम लोग शास्त्रीय डांस के तौर पर ट्रीट करेंगे। देखिए क्या लिख रखा है, क्या हम किसी शैली को इसलिए शास्त्रीय कह सकते हैं कि उसका विषय धार्मिक है, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है कि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं और इसके अतिरिक्त उसका एक अच्छा खासा आपको ऐतिहासिक इवोल्यूशन भी होना चाहिए, उद्भव भी उसका पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 21st सेंचुरी के आप रॉक डांस या सालसा को इसमें लेंगे। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर, जैसे विषय धार्मिक हो, इसके अतिरिक्त अत्यधिक कौशल की उसके लिए आवश्यकता हो उसके संचालन के लिए, और वो आपको नवीनता को कोई बहुत ज्यादा प्रोत्साहित ना करता हो, थोड़ा उसके रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। अब कथक के अलावा और किन नृत्यों को शास्त्रीय गिना जाता है, तो देखेंगे भरतनाट्यम है। भरत मुनि ने भरत शास्त्र लिखा हुआ है
जिसको कि संगीत के क्षेत्र का आपको क्या माना जाता है, वेद माना जाता है। कहाँ का है ये है, एग्जाम में पूछ देंगे, तमिलनाडु। कथाकली, जैसे जो कथक है, हम लोगों ने देखा कि कथा शब्द से निकला है, ठीक वैसे ही कथाकली भी निकला है कथा शब्द से ही। कथा मतलब कहानी, कली मतलब नाटक। तो किसी भी कहानी का नाटकीय अगर आप उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, तो डेट इज कथाकली। कहाँ का है, केरला का है। इसके अतिरिक्त ओडिसी उड़ीसा में है, इसमें भी भगवान जगन्नाथ की कहानियों को पोर्ट्रे किया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, उसको ध्यान में रखेंगे। मणिपुरी कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है, और इसमें भी भगवान कृष्ण की कथाओं का मंचन किया जाता है। ठीक है, गीत गोविंद लिखा हुआ है जयदेव ने, और उन्हीं के लिखे हुए गीतों के ऊपर यहाँ पर मंचन किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। उसके अतिरिक्त छठा कथक आप लोगों को पता ही है। इसके अतिरिक्त 2 और डांसेस ऐसे हैं, इसको जरूर जानेंगे, क्योंकि इस एनसीईआरटी में 6 ही लिख रखा है, इसको अपडेट नहीं किया गया। ठीक है ना। तो 2 और डांसेस को आगे चल करके शास्त्रीय नृत्य के तौर पर लिस्ट किया गया है। एक तो सत्रिया नृत्य है, उसको जानेंगे। सत्रिया ये कहां पर चलता है, तो असम में चलता है। और असम में भी इसको पॉपुलर करने वाले जो भक्ति आंदोलन के संत थे, उनका नाम है शंकर देव। ठीक है, अभी इनका नाम चर्चा में था। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जो अभी अपनी एक यात्रा पे फिर से निकले हैं, उसके अंतर्गत इन्हीं से संबंधित एक विशेष स्थान पर वो जाना चाहते थे। तो जो 7वां है वो सत्रिया है, कहाँ का है, आसाम का है। इससे संबंधित जो आपके साधु संत है जिसने सत्रिया नृत्य की रचना की या इसको पॉपुलर किया, कौन है, तो शंकर देव जी हैं। और 8वां कौन सा है, तो 8वां केरल का ही मोहिनी अट्टम है। क्या, मोहिनी अट्टनम है। मोहिनी मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि एक वो कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी कि अमृत निकलता है आपको समुद्र मंथन के बाद, और उसी अमृत पे कब्जे को लेकर के देवताओं और दानवों के बीच क्या होता है, फाइट होता है। और दानवों तक अमृत ना पहुंच जाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए भगवान विष्णु एक अवतार लेते हैं, और उस अवतार का नाम क्या था, मोहिनी था। ठीक है, तो मोस्टली इस मोहिनी अट्टनम जो नृत्य है उसमें इसी कथा का मंचन किया जाता है। भगवान विष्णु आपको पता होगा कि मोहिनी अवतार उन्होंने लिया है और इंश्योर किया है कि जो दैत्यों तक अमृत ना पहुंचे। हालांकि एक छोटी मात्रा में क्या हुआ है, राहु और केतु तक ये पहुंच गया है, और राहु और केतु ने भी धोखे से अमृत का पान कर लिया है। ये कहानी भगवान विष्णु को किन्होंने बताई, तो चंद्रमा ने बताई, और इसीलिए मिथोलॉजिकली ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को ग्रहण लगता है राहु केतु के द्वारा। ठीक है? बहरहाल यहाँ आते हैं तो 8 डांस फॉर्म्स है, 5 का नाम यहाँ आप देख रहे हैं। छठा कथक, क्योंकि कथक की ही कहानी हम लोग देख रहे थे। 7वां सत्रिया है और 8वां मोहिनी अट्टम है। ठीक है? इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, चित्रकारी और लघु चित्रों के बारे में कुछ लिख रखा है, जिसमें लिख रखा है कि मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अकबर से ही कहानी इसीलिए शुरू होती है बिकॉज अकबर के पहले देखेंगे तो बाबर मात्र 4 साल रूल किया है। ठीक है, हुमायूं को भी लंबे कालखंड के लिए ईरान भागना पड़ा है, तो जो आदमी खुद मारा मारा फिर रहा है वो क्या कला को संरक्षण, राइट। तो पहला मुगल जिसको इंडिया पर ठीक ठाक एक कार्यकाल के लिए रूल करने का मौका मिलता है वो अकबर है। इसीलिए अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया है। अबुल फजल ने क्या लिखा, तो अकबरनामा लिखा, और अकबरनामा अच्छे अच्छे चित्रों से सुसज्जित है। ठीक है, और बसावन जैसे उसके कार्यकाल में आपको क्या थे, चित्रकार प्रसिद्ध थे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। वंस अगेन आई वांट्स टू रिमाइंड यू कि इतनी ही चीजें आपको नहीं जाननी है। हाउएवर चूंकि एनसीईआरटी में की ये क्लास है, तो एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है उसको थोड़ा एलोबरेट करके है।
इसके अतिरिक्त अगर एग्जाम में पूछे कि मुगलों में से कौन सा मुगल बादशाह खुद एक अच्छा चित्रकार था, तो ये जहांगीर था। उसका एक स्टेटमेंट भी पॉपुलर है कि एक ही चित्र में अगर 4-5 लोगों ने चित्रकारी की हुई है तो हम ये तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चित्र में ये वाला पोर्शन किस चित्रकार ने बनाया है और वो वाला पोर्शन किस चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए हैं। अब यही रीजन है, पटना कलम आप लोगों को पता ही होगा कि बीपीएससी के मेंस के सिलेबस में एडेड है। ठीक है, तो पटना कलम क्यों इवॉल्व किया, क्योंकि मुगल साम्राज्य का आपको विघटन होता है। औरंगजेब जो धार्मिक रूप से एक धर्मांध व्यक्ति था, धार्मिक रूप से था, वो चित्रकारी को पसंद भी नहीं करता था। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि नाम हम लोगों ने कहां तक देखा, अच्छे चित्रकारी को संरक्षित करने वाले राजाओं में से अकबर का नाम देखा, जहांगीर का नाम देखा, शाहजहां का देखा, लेकिन औरंगजेब का नहीं देखा। तो औरंगजेब अगर संरक्षण ही प्रदान नहीं करेगा तो फिर कोई भी चित्रकार को अगर वो पैसे वगैरह ही नहीं देगा, उनको अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उनको पेट्रोनाइज नहीं करेगा, कोई भी चित्रकार आपके राज दरबार में नहीं रहेगा। क्या इसके अतिरिक्त आप धार्मिक रूप से इतने बड़े कट्टर हो कि आपके राज्य में कोई ऐसे भी रहना नहीं चाहेगा, कोई हिंदू अगर चित्रकार होगा तो वो निकल जाएगा। और इसके अतिरिक्त 1707 आते आते क्या हुआ है, मुगल साम्राज्य का विघटन भी हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास अगर 1707 आते आते क्या हुआ है, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया है। अब आपके पास कोई नया ऑप्शन, कोई नया एक राजघराना आपको तलाशना ही होगा। वही लिख रखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार क्या हुए, मुगल दरबार छोड़कर नए क्षेत्रीय राजाओं के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। अब इसके कारण बहुत सारी विशिष्ट चित्रकारी की शैलियों का आपको जन्म हुआ है, उनका संश्लेषण हुआ है। ठीक है, जिसमें से एक पटना कलम भी है बिहार की। लेकिन चूंकि आप कभी ना कभी आप या आपके पूर्वज मुगल दरबार से क्या थे, कनेक्टेड थे, इसीलिए जो भी आप चित्रकारी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं मुगलों का एक छोटा मोटा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। हाँ, जब आप राजपूतों के यहाँ जाकर के पेंटिंग करेंगे, जैसे ये राजघरानों के नाम दे रखे हैं, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। भगवान राम की जो कथाएं हैं, शंकर जी की कहानियां हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान हैं, इनकी कहानियों को चित्रकारी में बराबर स्थान देंगे कौन से, राजपूत शासक। ठीक है, किशनगढ़ शैली में ही इंडिया की एक बहुत फेमस पेंटिंग है, ठीक है, बनीठनी, अब सॉरी बनीठनी, और उसको क्या कहा जाता है कि इंडिया की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जानेंगे। वही लिख रखा है, 17वीं शताब्दी में क्या हुआ है कि मुगल साम्राज्य का आपको 17वीं शताब्दी का अंत आते आते मुगल साम्राज्य बिखरने लगा है। 1707 ऑनवर्ड्स ये आपको औरंगजेब के बाद बहुत कमजोर हो गया है। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के बाद आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। ठीक है, और जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वो है भानु दत्त की रसमंची। ठीक है, तो बसोहली शैली किससे संबंधित है, चित्रकारी से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका भी थीम क्या है, तो राधा कृष्ण ही है, इसको जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भानु दत्त ने रसमंजरी की रचना की है और इसमें बड़े पैमाने पर चित्रों का प्रयोग किया है। ठीक है, हो सकता है कि सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं और ये धीरे से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रसमंजरी की रचना किन्होंने की है, तो भानु दत्त ने की। ठीक वैसे ही मुगल दरबार से निकल करके कुछ लोग हिमाचल उत्तराखंड के तरफ भी चले गए हैं, तो वहां की जो विशिष्ट शैली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांगड़ा वैली है ना, तो फिर आपको कांगड़ा शैली आपको हिमाचल में दिखती है। इन लोगों की प्रेरणा का स्रोत क्या रहा होगा, क्योंकि मुगल दरबार से आप संबंध नहीं रह गए हैं, तो अब आप किस चीज से संबंध हैं, अब आप हिंदू राजाओं से संबंध है, तो इसीलिए आपकी प्रेरणा स्रोत क्या होगी, वैष्णव परंपराएं
इसके अंतर्गत ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया गया है। विषयों का काव्यात्मक निरूपण किया गया है और ये इस कांगड़ा शैली की विशेषता है। बंगाली लैंग्वेज भी ठीक वैसे ही देखेंगे तो संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। 8वीं सदी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। गोपाल आप लोगों को पता ही है कि 750 ईस्वी में क्या किया है, पाल वंश की स्थापना की है। और ऐसा माना जाता है कि संभवतः आंशिक रूप से इस व्यक्ति को वहां के जनता ने चुना। ठीक है, ये भी एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर भी क्या होगा, गोपाल होगा। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीता तो उसे सूबा माना जाने लगा। ठीक है, अकबर ने बंगाल को जीता था किस ईयर में, तो 1586। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में छोटी छोटी कुछ और चीजें दी गई हैं, उसको देखेंगे। संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ, मंगल मतलब शुभ होता है, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। ठीक है, तो मंगल काव्य बंगाल की एक विशिष्ट आपको काव्य शैली है, वहां पे पुस्तकें लिखी गई हैं मंगल काव्य नाम से। और इसमें क्या देखने को मिलता है, तो स्थानीय देवी देवताओं का की देखने को मिलती है। और इसके अतिरिक्त वहां पर आपको गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि भी सम्मिलित हैं। ठीक है, वैष्णव आंदोलन को किसने पॉपुलर किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। आज के समय में जो मथुरा में विशिष्ट स्थानों पर मंदिर बने गए हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी भी को भी रिकॉग्नाइज करने वाले व्यक्ति आधुनिक समय में कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं। और इस्कॉन जिसके फाउंडर हैं स्वामी प्रभुपाद, ऐसा माना जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपको चैतन्य महाप्रभु है। तो ये तो एक अलौकिक साहित्य हो गया या धार्मिक। और लौकिक साहित्य में आपको देखने को मिलता था प्रेम प्रसंग, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत। और इसके अतिरिक्त धर्म ठाकुर की पूजा, भगवान विष्णु को वहां धर्म ठाकुर के तौर पर भी जाना है। ठीक है, नाथ लोग एक नाथ संप्रदाय है। ये लोग क्या होते थे, तो सन्यासी होते थे। इवन जो बहुत सारे सूफी सेंट है ना, इन्होंने ध्यान और अध्यात्म सीखा है, तो ये सीखा है नाथ लोगों से। है? धर्म ठाकुर वहां के एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या एक काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। और इनको आगे जाकर के भगवान विष्णु से कनेक्ट किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त जो मुसलमानों में जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको पीर कहा जाता था। इस एक वर्ड को आप लोग ध्यान में रखेंगे, पीरी मुरीद एक प्रथा चलती है मुसलमानों में। पीर मतलब जो स्पिरिचुअल गुरु है वो, और मुरीद मतलब जो उनका चेला है, जो उनका शिष्य है वो। तो नई वाली एनसीईआरटी में ये छोटे छोटे टर्म्स दे रखे हैं, जो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसके अतिरिक्त वेस्ट बंगाल में मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली भी चली है, जिसको बोलते हैं दो चाला और चौचाला। एग्जाम में आपसे पूछेगा दो चाला और चौचाला क्या है, तो ये मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैलियां हैं, जिसके अंतर्गत दो छप्परदार झोपड़ियां बनाई जाती हैं या चार आपको झोपड़ीदार आपको मंदिर बनाए जाते हैं। वही दे रखा है, देखिए मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला दो छतों वाली या चौचाला चार छतों वाली होती थी। मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, मंदिर वेस्ट बंगाल में आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। के भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारियां या सजावटी टाइल्स अथवा मिट्टी की आपको पट्टियां सजाई जाती थी। और एग्जाम्पल क्या है, बांकुड़ा जिला में विष्णु के मंदिर है। अगर इतनी कहानी आप नहीं भी याद रख पा रहे हैं तो दो चाला और चौचाला जरूर याद रखें। मंदिर निर्माण की ये आपको शैली है और किस राज्य से संबंधित है, तो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। लास्ट इस टॉपिक में एक लाइन दे रखा है कि
जो भी आपकी सामाजिक या खाद्य जो भी आपकी आदतें होंगी ना, वो उसी चीज से संबंधित होंगी जो चीजें ज्योग्राफिकली उस जगह पर उपलब्ध हैं। ठीक है। तो बंगाल में देखेंगे कि मछली खाने का बहुत प्रचलन है, मछली को शुभ भी माना जाता है। इवन दुर्गा जी की या काली जी की पूजा में भी मछली बहुत जगह आप देखेंगे कि हिंदू समाज में बोला जाता है कि नॉन वेज है, तो कम से कम ईश्वर को नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो वो दुर्गा जी के प्रसाद के तौर पर भी या काली जी के प्रसाद के तौर पर भी आपको मिलता है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉनवेज को अगर आप थोड़ा बुरा मानेंगे बाकी समाजों में, और आपके खाद्य वो आपकी जो आदतें हैं उसमें वो अगर इंक्लूडेड है, फिर आपको क्या करना होगा कि अपने इन्हीं खाद्य आदतों को लेजिटिमाइज करवाना होगा, उनको वैध बनाना होगा। और इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है कि बृहद धर्म पुराण, जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियों को खाने की अनुमति दे दी है। यूजुअली बहुत सारे सनातन, चूंकि सनातन धर्म इतना बड़ा है कि उसमें हजारों लाखों संप्रदाय हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, इसमें से कोई गलत सही नहीं है, सारे के सारे सही हैं, राइट। तो चूंकि बंगाल में आपको मछली खाना भी है और उसको लेजिटिमाइज भी करवाना है, तो इसीलिए बृहद धर्म पुराण एक पुस्तक लिखी गई और उसमें बोल दिया गया कि हाँ, मछली खाना भी, विशेष प्रकार की कुछ मछली खाना इज नॉट अ बैड थिंग टू। ठीक है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था एनसीईआरटी का, और इसमें इसके अतिरिक्त और कुछ खास नहीं दे रखा है। इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज करेंगे और ये जो हाइलाइटेड पीडीएफ है ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा।